नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवास के औद्योगिक क्षेत्र में और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन चौधरी बातचीत करेंगे। देवास विधानसभा के ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपसे सीधे ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, औद्योगिक क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, यहाँ पे क्या कंपनियां नहीं लग रही है। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई कंपनियां बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे सभी मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी का रुख जानना चाहेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या विधायक के द्वारा काम हुए हैं यहाँ पर, और जो कुछ आने वाले समय इनका विजन है, अगर सत्ता इनको आप देते हैं तो इनका आने वाले समय में इस देवास के लिए क्या विजन रहने वाला है, वो भी हम जानेंगे। नमस्कार। मैं लोकल फीवर के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो हम जो सवाल का सिलसिला है वो जारी शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो विपक्ष के नेता हैं प्रदीप चौधरी जी, उनका आरोप लगाया जा रहा है, ये मतलब वो अपने आप को एक कोरोना योद्धा के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या दूसरे कार्यकर्ता या नेता लोग हों, उन्होंने इस देवास की जनता के लिए कोरोना के समय में कोई काम नहीं किया। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि अगर कोरोना काल में कई लोगों ने सेवाएं दी अपने, और देवास शहर पूरा उसमें लगा था कि जो लोग हैं उनकी सेवा कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो विधायक है राजमाता जी, उन्होंने, और महाराज साहब है, उन्होंने शहर को कुछ सेक्टरों में बांट दिया था सेवा के हिसाब से कि आप लोग ये कार्य देखोगे, और उस हिसाब से पूरी सेवा कार्य किया गया था। क्योंकि ये जैसे कांग्रेस प्रत्याशी जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही काम किया, उन्होंने काम किया बहुत थोड़ा, लेकिन मीडिया के माध्यम से उसको बताया इतना बढ़ चढ़ के कि जैसे उन्होंने ही काम किया, बाकी किसी ने काम नहीं किया। मैं आज आपके लोकल फीवर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देवास शहर में अगर किसी की भोजनशाला सबसे बड़ी चली और सबसे ज्यादा दिनों तक चली तो वो हमारी भोजनशाला थी, जो बालगढ़ मल्टी में हमारे द्वारा चलाई गई। हमारे द्वारा क्योंकि स्थानीय लोगों को भी राशन, कच्चा राशन भी बांटा गया और खाना भी दिया गया। हमारी पूरी टीम बनी हुई थी जो 4 से 5 वार्डों में लगातार भोजन सामग्री वितरित करती थी, और जो बाईपास से निकलने वाले लोग थे उनकी भी सेवा करते थे। अब ये अलग बात है कि हमने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये इसको राजनीतिक रूप से भी भुनाने का प्रयास करेंगे, तो हम भी न्यूज चैनल वालों को बुला के उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाएं। मेरे पास विजुअल है, मेरे पास वीडियो प्रत्येक दिन के, जिसमें हम लोगों ने खाना बनाया। कम से कम 80 से 100 लोग मेरे यहाँ आके अपनी सेवाएं देते थे और खाना बनता था और हम लोग सब लोग मिलकर वितरित करते थे। मतलब जिस तरीके से आपका ये कहना है कि हमको पहली बात तो कोरोना में जिसने भी काम किया उसको एक पार्टी की नजर से नहीं देखना चाहिए, सभी ने काम किया है, सेवा के नजर से देख। लेकिन हमने अगर सेवा की तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है? आप पैसे दे के इनाम खरीद रहे हो, आप ये कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे से ज्यादा अगर इन्होंने बना के बताया तो जीवन में कभी राजनीति नहीं करूंगा मैं, कि अगर मेरे से ज्यादा इन्होंने बड़ी कोई भोजनशाला चलाई हो। ये अलग बात है कि इन्होंने इसको दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, उसको प्रमोट किया, मतलब मार्केटिंग की इन्होंने, चलाया कम, मार्केटिंग ज्यादा की उस चीज की। कॉर्पोरेट कंपनी जिस तरीके से अपने ब्रांड को मार्केट में लोगों तक पहुंचाती है, हाँ, उस तरह से मार्केट में लोगों को पहुंचा दिया कि हमने ही सेवा की, बाकी सब लोग चुप बैठे थे। अरे भैया, तुम हमारी सेवाएं देख लेते तो बोलते कि हमने क्या सेवाएं की। मैं और उन महिलाओं को और उन भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वो आके खाना बनाते थे और हमारे बीच में सेवाएं देते थे। मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की मदद की। अच्छा, इसके अलावा जैसे इस विधानसभा के चुनाव में हमने कभी इतनी व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं देखी। चुनाव हुए, मतदाताओं ने अपने विधायक को चुना, पार्षद, महापौर सभी को चुना, लेकिन इतनी व्यक्तिगत टिप्पणी जिस तरीके से हम इस चुनाव में देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने जो विक्रम सिंह पवार है उनको मन बुद्धि बालक कह दिया है। इतनी व्यक्तिगत टिप्पणी क्या कहना जरूरी है या ये एक बौखलाहट दिखती है आपको? देखो, राजनीति मुद्दों पे की जाना चाहिए, व्यक्तिगत कीचड़ उछालना ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी इस शहर में रहते हो, आप भी इसी शहर में रहने वाले हो, कभी राजमाता जी ने या महाराज साहब ने किसी भी शहर के व्यक्ति के बारे में कभी आज तक व्यक्तिगत टिप्पणी की हो तो बता दो। कोई सा भी चुनाव उठा के देख लोगे, उन्होंने विकास की बात की होगी, अपना विजन रखा होगा और इन मुद्दों पे बात की। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अपनी बौखलाहट मतलब उनसे समझ नहीं रहा कि हम कैसे करें। अब
सबसे बड़ी बात तो कि वो चुनाव में उनको लग रहा है कि हमारी सबसे आज तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है, उस बौखलाहट को वो संभाल नहीं पा रहे और उसको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवास के जो रियासत है या मतलब देवास रियासत के जो महाराज साहब है अपने विक्रम सिंह जी पंवार साहब, वो मंदबुद्धि है। अरे भैया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज जिसको लोग मतलब एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है, जिसमें दिल्ली कॉलेज है ना, वहाँ पे मंत्री तक लगे रहते हैं कि मैं बन जाऊं इसका अध्यक्ष, लेकिन उस कॉलेज में अध्यक्ष हमारे महाराज, और हमें गर्व है कि हमारे महाराज उस कॉलेज के अध्यक्ष है। भैया, आपकी डिग्री में आप 11वीं फेल बता रहे हो और आप जो पोस्ट ग्रेजुएट है उस आदमी को कह रहे हो कि मंदबुद्धि है, ये आपकी बौखलाहट नहीं तो और क्या है? आप व्यक्तिगत इस तरह से करोगे, आपने आपकी जो चुनाव है उस चुनाव में ये आपकी अंतिम कील साबित होगी कि आप चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो। ये आपने दर्शा दिया इस बौखलाहट के माध्यम से। अच्छा, जैसे आप 11वीं की बात कर रहे हैं, मैं उनका शपथ पत्र देख रहा था, उसमें वो 11वीं उत्तीर्ण बता रहे हैं अपने आप को, उसके अंदर 11वीं उत्तीर्ण बता रहे हैं। तो ये जैसे सोशल मीडिया पे मतलब किसी ने गलत खबर लिख दी और वो फिर वो वायरल हो गई। नहीं, गलत खबर क्या, देखो पढ़ा लिखा होना ठीक है, आप कम पढ़े लिखे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, आप बिल्कुल भी स्कूल में नहीं गए होते तो आप राजनीति कर रहे हो, हमको आपसे उससे कोई तकलीफ नहीं। आपने कुछ दिन पूर्व जब महापौर का चुनाव था तो आपने भाजपा की महापौर प्रत्याशी के ऊपर आपने आरोप लगाया था कि आप कम पढ़े लिखे हो। तो अगर आप भी पढ़े लिखे नहीं हो तो आप दूसरों पे कैसे आरोप लगाओगे? मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं कि आप कम पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे भी अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर आप दूसरों पे आरोप लगाओगे और आप कम पढ़े लिखे होगे तो आपके ऊपर भी आरोप लगेगा कि आप भी फेल हो। आप इसका मतलब है कि आप 12वीं तक नहीं कर पाए तो मंदबुद्धि तो आप हुए। जैसे कि हमारे संविधान में भी ये डिबेट हुई थी, तो पहले ही इस पर कई बार चर्चा हो चुकी थी कि राजनेताओं के लिए पढ़ा लिखा होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया कि पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उस समय पर जो एक महापौर जो थे, महापौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, वो 5वीं पास थे शायद, तो उस पर कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दा बनाया गया था। वही मेरा कहना है कि जब आप किसी कम पढ़े लिखे वो मुद्दा बना सकते हो तो आपके ऊपर भी वही बात होगी ना। आप अगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी उछलेगा। आप व्यक्तिगत आप किसी पे टिक्का टिप्पणी, ये राजनीति में व्यक्तिगत किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा विपक्ष की तरफ से, या सीधा हम कहें क्योंकि विपक्ष में सिर्फ एक ही जवाब आ रहा है प्रदीप चौधरी का, एक वो आरोप लगा रहे हैं कि देवास में भारतीय जनता पार्टी या विधायक ने 35 साल में क्या किया। जैसे हम यहाँ पर देवास के इंडस्ट्री एरिया को देख रहे हैं, आप क्या मतलब उनका जवाब आप किस तरीके से देंगे कि आपने 35 साल में देवास को क्या दिया? मैं बताऊं कि आज 35 साल में आज हमारा शहर प्रदेश के सबसे अच्छे शहरों में आज शामिल हो गया है। तो आज 35 सालों में कुछ तो किया होगा उन्होंने। मैं आप बता दूं कि आप लोग इंदौर से और उज्जैन से तुलना करोगे तो वो चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ की आबादी ज्यादा है, वहाँ पे केंद्र का पैसा डायरेक्ट आता है उस शहर के लिए। यहाँ की नगर निगम ऐसी हो कि जो खुद का भी खर्चा उठा सकती है। देवास नगर निगम ऐसी है चूंकि यहाँ की आबादी कम है, यहाँ पे इतना राजस्व प्राप्त नहीं हो सकता। नगर निगम में और छोटे शहरों में अलग हो जाता है। ये राज्य शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो चुंगी कर आता है उसके आधार पे इनको सैलरी और इनकी जो मासिक वेतन है वो बढ़ता है। क्योंकि उसके बाद भी देवास ने इतना अच्छा विकास किया है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इंदौर और उज्जैन को छोड़ दो, आप पूरे प्रदेश में घूम जाओ, अगर आपको देवास जैसा शहर मिल जाए तो आप बोल देना मुझे। मतलब आप एमपी को तीसरे नंबर, एमपी में देवास छोटे शहरों में पहले नंबर पे, छोटे शहरों में पहले नंबर पे मानता हूँ मैं अपने आप को देवास का। और मैं तो अपने आप को उस गौरवशाली मानता हूँ कि मैं देवास में पैदा हुआ और राजमाता जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जहाँ रही इंडस्ट्री की बात, आज कम से कम पिछले आप 1.5 साल में देखोगे तो यहाँ पे 100 नई इंडस्ट्रियाँ रजिस्टर्ड हुई है, कई नई कंपनियां आई है। चाहे आइसर के आप प्लांट देख लो, मैं आपको वीडियो या विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा। इप्का हो गई, बायरलोचर हो गई, कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे पॉलीबोन हो गई, चाहे अपना फोर्स मोटर हो गई, कई ऐसी बड़ी कंपनियां आई है जहाँ पे अपने स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है और बाहरी का भी। और मैं आप बता दूंगा देवास में पूरे देश के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। ये हम गौरवशाली है और हम मतलब हमको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम पूरे देवास देश को रोजगार दे रहे हैं। ये बात तो जैसे हमारी टीम भी गई तो कई जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले या बिहार के, कई यहाँ पर युवा आ रहे हैं और काम कर रहे हैं।
उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप स्थानीयों को रोजगार नहीं दे रहे हो। नहीं, स्थानीय को जो पात्र है उसको स्थानीय को रोजगार मिलेगा। आप चले जाओ इंडस्ट्री एरिया में, मैं आपको ले चलता हूँ, आपको हर जगह आवश्यकता के बोर्ड लगेंगे कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता, आपको इस चीज की आवश्यकता, क्योंकि हम लोकल है। आप, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देवास के आजू बाजू के, यहाँ देवास में एक तो क्या है, व्यापारी वर्ग अच्छा हो गया हमारा धीरे धीरे। हर लोग क्या कि नौकरी करने के बजाय अपना खुद का काम धंधा करना पसंद करते हैं। उसमें आपकी नौकरी के बजाय आपका घर अच्छा चलता, आपका व्यवसाय अच्छा चलता, और आजू बाजू पूरा ग्रामीण क्षेत्र आ गया, तो लोग कृषि पे भी निर्भर है। इसलिए लोकल लोग वैसे भी कम काम करते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो काम करने का इच्छुक हो, जो बेरोजगार हो। पूरा देवास में मैं कहता हूँ कि 100% रोजगार है देवास के अंदर। और उसके अलावा भी बाहर के लोग आके, यहाँ तक कि इंदौर के लोग भी आके देवास में नौकरी करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और गौरव की बात है। और मैं इसके लिए राजमाता जी को, महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब इंडस्ट्रियां पानी के कारण बंद हो रही थी, उन्होंने लगातार प्रयास किया और आज पर्याप्त पानी है देवास शहर के अंदर और नई नई इंडस्ट्री आ रही है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर किसी के पास भी वो पात्रता रखता हो, हाँ, उसको जो कंपनी काम मांग रही है वो काम करना आता हो, तो आप उसको रोजगार दिलवा सकते हैं। बिल्कुल दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनियां ले ही रही, आप देखो उसमें बोर्ड लगे हैं, कंपनियों के आगे बोर्ड लगे हैं। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, कंपनी के आगे बोर्ड लगे कि इस चीज की आवश्यकता है, अगर आप इस चीज के पात्र हो तो आपको नौकरी मिलेगी। मतलब कोई रिकमेंडेशन वाला काम नहीं है। रिकमेंडेशन भी काम नहीं है, और रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है तो सब लोग मदद भी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे पिछले साल नगर निगम के चुनाव हो गए। हाँ। वार्ड क्रमांक 42 में हमने कुछ लोगों से बात की। आपसे बातचीत करने से पहले जब आपने हमें समय दिया कि हाँ, आप हमारे साथ बात करने वाले हैं, उसके बाद हमने कुछ अलग अलग क्षेत्र वर्ग के लोगों से बातचीत की। हमको एक जो सर्वे में पता चला कि काम तो करवाया था, जो अर्जुन भैया उन्होंने काम तो कराया था, लेकिन फिर भी आपको हार मिल गई। इस पर आप क्या कहेंगे? या मतलब एक तरीके से हम अगर 2022 का इलेक्शन देखें नगर निगम का, ऐसा दिखता है कि पूरा सिस्टम आपको हराने के लिए लग गया था। सिस्टम यानी कि विपक्ष, किसी एक आरोप, हमारे पास एक जवाब ये भी आया कि पैसे देकर कैंडिडेट खड़े करवाए गए वोट काटने के लिए। मतलब इसको आप किस तरीके से देखेंगे? आपकी जो छवि है उसको खत्म करने के लिए सब चीजें हुई, या आपका जो राजनीतिक सफर है इसको खत्म करने की शुरुआत उन्होंने की थी यहाँ से? क्योंकि अब देखो, देखा जाए तो क्या है, जो मेरे काम करने की शैली है, मैं लगातार, मैं पूरा समय में पूर्णकालिक रूप से मैं जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे परिवार वाले मेरा साथ देते हैं, मुझे कोई काम करने बोलते हैं, मैं पूरा समय अपनी जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। इसको लेकर कई लोगों में ये रहता है कि यार ये इसको आगे बढ़ने से हमारा राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए कई लोग हुआ, उन्होंने पैसे भी बांटे बाकायदा। आपने ही बताया कि पैसे बांटे। मैंने नहीं बताया। हाँ, मैंने जनता ने बताया, जनता को सब पता, जनता को भ्रमित किया गया, जनता को भ्रमित किया गया। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत देखो तो सबसे ज्यादा मकान मेरे वार्ड में बने, विकास कार्य देखो तो सबसे ज्यादा विकास कार्य मेरे हुए। अगर कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसका लाभ अगर किसी को मिला तो मेरे वार्ड की जनता को मिला, क्योंकि मेरे वार्ड को मैं 3 4 5 मतलब प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में मेरे वोट काटने के लिए खड़े किए थे पैसे देकर। उन्होंने वो वोट काटे और उसका उनको लाभ भी मिला उनको, और मेरी क्या लीड धीरे धीरे कम होती गई। और मुझे यह था कि मेरे काम पे भरोसा था, और मैंने न दारू बांटी न पैसे बांटे, मैंने सिर्फ जनता के पास जाके हाथ जोड़े कि मैंने 5 साल विकास कार्य किया है, उसके आधार पर मैंने वोट मांगे। क्योंकि जनता को उन्होंने भ्रमित किया, हिंदू मुसलमान में बांटा। अच्छा। एक मंदिर का मुद्दा है मल्लार पे, उसमें उन्होंने जाके कांग्रेसियों ने जाके, जो अभी आप जिनका कह रहे हो कि प्रत्याशी है, उन्होंने जाके कसम खाई कि मैं ये मंदिर नहीं बनने दूंगा। मैंने मंदिर का निर्माण कार्य चालू करा तो उन्होंने हाईकोर्ट के लिए जाने के लिए उन लोगों को पैसे दिए कि आप जाके स्टे ले आइए, ताकि मेरा नाम ना हो कि मैं मंदिर बना सकूं और मैं देता दूं। इस तरह कई तरह मेरे वार्ड की जनता को कम्युनल इसमें बांटा गया, जाति में बांटा गया, पैसे दिए गए, पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, जिसका मैंने एक बार लिखा भी था कि हर बार जरूरी नहीं कि, मतलब मैं चुनाव हरा था तब मैंने लिखा था कि हर बार जरूरी नहीं कि नेता की गलती हो, कभी कभी जनता भी भ्रमित हो जाती है। और ऐसे ही मेरे जनता, वार्ड की जनता को भ्रमित करने का। और आज आप घूम जाओ, एक भी व्यक्ति आपको यूं नहीं बोलेगा कि अर्जुन चौधरी ने गलत काम किया या उसको हरा के हम खुश है। वो यही कहेंगे कि जीवन में हमसे अगर कोई गलती हुई तो सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने अर्जुन चौधरी को वोट नहीं दिए।
अच्छा, जैसे अब आप चुनाव हार गए, हाँ। क्या उसके बाद आपने वार्ड क्रमांक 42 के लोगों के लिए जो सेवा आपकी जारी थी उसको बंद कर दिया या आप अभी भी कर रहे हैं वो मैं काम? तो देखो, मैं 42 के अलावा मैं बालगढ़ के क्षेत्र के भी मैंने काम किया, मैंने पालनगर क्षेत्र में भी काम किया, और जहां मुझे फोन आता मैं चला जाता, मैं उनकी मदद करता, और मैं लगातार वार्ड क्रमांक 42 की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं जब तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा, मेरे वार्ड क्रमांक 42 की जनता के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा, उनकी सेवा करता रहूंगा। मतलब जिस जनता ने आपको शुरुआत दी थी आप मैं उनको कभी भूलने नहीं वाले। जिन लोगों ने मुझे अपना बेच दिया, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलना। मैं चुनाव हार गया, लेकिन आज भी उनके दिल में मैं हूँ। जी। मतलब आज चुनाव हराने के बाद भी वो खुश नहीं है कि यार हमने अर्जुन को हरा के गलती की। आज वो उनको पछतावा उस बात का है, और लगातार उनके फोन भी आते हैं, मुझसे बात भी होती है कि यार हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय, मेरा लक्ष्य, एक बात मैंने वीडियो भी जारी करा था कि मेरा लक्ष्य सिर्फ सेवा करना। ठीक है, पद नहीं मिला, लेकिन आज जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो तो मेरे हैं, और जिन लोगों ने नहीं दिया वो भी मेरे हैं। मैं उनकी भी सेवा करूंगा, जिनने मेरे को दिया उनकी भी मैं सेवा करूंगा, और लगातार जब तक राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करूंगा, चाहे कहीं भी चला जाऊं, मेरे वार्ड की 42 की जनता कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, वो मेरे परिवार के सदस्य के रूप में रहेगी हमेशा। इसके अलावा जैसे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो हाँ। खाती समाज से आते हैं, हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप भी खाती समाज से आते हैं, हम्म। तो एक ये वोट में सेंधमारी इस बार होने की उम्मीद है। कई खाती समाज के जो मतलब वार्ड क्रमांक 44 हो, 43 हो या 45 हो, वो वोट इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते थे, लेकिन इस बार वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाला है। इसको आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये कि आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजमाता की तरफ से होगी, आपको भी प्रेशर होगा इसको, मतलब आप आपकी कास्ट के जो लोग हैं या दूसरे भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल जिम्मेदारी है, दी है मुझे, और जिम्मेदारी है भी मेरी खुद की भी निजी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जिन लोगों का काम किया या भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जिन लोगों को लाभ मिला, उन लोगों को मैं भ्रमित न होने दूं कि चूंकि ये जो हम विजन लेके चल रहे हैं वो जात का विजन नहीं है, हमारा एक हमारी सनातनी परंपरा है, या हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है उसको हम लेके चल रहे हैं, जो हमारी विचारधारा लेके चल रहे हैं, उसमें जात कहीं नहीं आती। हमें हमारे धर्म के अनुसार, और हमें जो हमारे लक्ष्य है, जैसे राम मंदिर हो गया, धारा बन रहा है, जल्द ही उसका होगा, मोदी जी द्वारा भूमि जनता को समर्पित किया जाएगा, धारा 370 हो गई, कई अनेक ऐसे मुद्दे। इसके बाद हमारा जो समान नागरिक संहिता लागू होना है वो भी है। जो हमारी आइडियोलॉजी, जो हमने जनता से वादे किए हैं वो हमको पूरा करना है, और उसी आइडियोलॉजी के अनुसार हमें काम करना है, और हमारी जनता को हमें और हमारे समाज के लोगों को हमको समझाना है कि हम ये जात समाज में न बटे, और हम एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और हम क्योंकि हमारे पास भी खाती समाज के अच्छे लीडर हैं, बहादुर मुकाती जी हो गए, रामचंद्र पटेल जी हो गए, कई ऐसे हमारे ऐसे लीडर हैं जो इस शहर में निवास करते हैं, वो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को मतलब जो नेता हैं उन लोगों को आगे बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है ना। हाँ, मैं आप बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने खाती समाज के काफी युवाओं को आगे बढ़ाया है, और लगातार उनका प्रोत्साहन भी किया है, और हम सब लोग आपको बताऊंगा कि रिजल्ट में हम बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे, और कोई समाज भ्रमित नहीं, किसी प्रकार के समझ नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता खाती समाज कभी भी उसका नहीं हो सकता जो राम मंदिर के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का के साथ ही रहेगी, और खाती समाज, चाहे हम लोग की समाज हमेशा इन लोगों से लड़ते हुए ही आ रही है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे जो मुगल आए थे उनसे, हम अफगानिस्तान से लेके कश्मीर से लेके यहाँ तक आए तो हम लड़ते हुए आए, और हमारे लड़ने के अंदर हमारे अंदर वो है, और हम लड़ेंगे इस चीज से, और हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे, और हमारे खाती समाज के पोलिंग से भी जिताएंगे। जैसे अब आपने बात करी कि राम मंदिर के उस पर इशू हुआ था, कुछ दिनों पहले की या कल या परसों की एक वीडियो है, कांग्रेसी के सहयोगी दल के विधायक ने ये कहा है, और माँ दुर्गा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि हम कैसे हिंदू हैं। उन्होंने इस तरीके से बोला है और माँ दुर्गा पर सवाल उठाए। इस पर आप यहाँ के लोकल लीडर से कुछ सवाल करना चाहेंगे कि क्या उस पार्टी, ये जो जैसा 6 महीने बाद केंद्र सरकार के चुनाव है, जनता जो है वो प्रधानमंत्री को चुनेगी, तो ये पार्टी के साथ रहने वाले हैं क्या, उस पार्टी के साथ जिसने माँ दुर्गा पर सवाल उठाए? देखो, कांग्रेस की सोच सनातन विरोधी रही है, राम मंदिर विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है,
आप मेरे को बताइए कि भगवा आतंकवादी किसने कहा था? दिग्विजय सिंह ने कहा था ना। और कांग्रेस जो देवास का प्रत्याशी वो किसका है, किसकी टिकट है? दिग्विजय सिंह की टिकट है। तो आप क्या उसकी विचारधारा को बदल सकते हो? क्या आप इसका विरोध कर सकते हो कि दिग्विजय सिंह ने गलत कहा कि भगवा आतंकवादी नहीं होते? जो लोग थे, संघ के लोग थे या जो अन्य लोग थे, उनको जेल में डाला गया इन लोगों के द्वारा, प्रताड़ना दी गई। और ये अगर खाती समाज की बात करते हैं तो खाती समाज के रामचरण जी पटेल हमारे पूर्व पार्षद रहे, उनको जेल में डाला गया, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, 302 की धारा लगाई गई। क्या वो ऐसे लोग हैं जो 302 करेंगे? वो संघ की विचारधारा के लोग हैं, वो हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं। क्या तो उस समय खाती समाज याद नहीं आई थी इनको? ये तो वैसे ही विरोधी है, इन लोगों को कोई वोट नहीं देगा। ये पूर्ण रूप से ये सनातन और हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, जैसे इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी जी, वो भी अपने आप को एक हिंदू लीडर ही साबित कर रहे हैं, चाहे वो कावड़ यात्रा के थ्रू हो, यानी अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस का पथ संचलन निकला, वहां पर उन्होंने अपनी सिद्धि विनायक संस्था जो है उनकी सिद्धि विनायक भक्त मंडल, उन्होंने जो आरएसएस के नेता जो स्वयं सेवक रहते हैं उनका स्वागत किया था। तो वो सेंधमारी कर रहे हैं आपके आरएसएस के हिंदू वोट बैंक में, एक सॉफ्ट हिंदुत्व पर वो चल रहे हैं कि हम एक कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको तो ले, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें भी थोड़ी बहुत सेंधमारी कर लें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण भी चोला ओढ़ के आया था, और वो भी भगवा चोला ओढ़ के आया। ये जो भी मानसिक पर ये रावण की प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये भगवा चोला ओढ़कर ही आते हैं। और देवास की जनता उनसे भली भारी परिचित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शहर काजी ने मेरे वार्ड के अंदर गोली चलाई, इस व्यक्ति को वहां की जनता ने पूरे दिन फोन लगाए, इसने जाने से इनकार कर दिया कि मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा, आप आपकी निपट लो। वो जनता किसके भरोसे है? आप लोग वहां पे गए, आप लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया, चलो आपका प्रत्याशी जीत गया, आप लोगों ने उसको निपटाना था, उसको इतनी बात नहीं बढ़ना देना चाहिए थी कि शहर के विशेष वर्ग के लोग आके वहां के मेरे वार्ड के हिंदू समाज की जनता को मारपीट करे। क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? अगर आप हिंदुत्व पे चलते तो वहां जाके खड़े रहते कि मेरे समाज की जनता को या मेरे हिंदुत्व की जनता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन खड़ा था? मैं खड़ा था मतलब राजमाता जी का कोई व्यक्ति है इस क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व करता, वो खड़ा था, बाकी कोई खड़ा नहीं था। इसलिए तो ये चोला बदलने वाली सिर्फ चुनावी लाभ, और ये जो कावड़ यात्रा निकाली, ये सब तो आप ठीक है, भगवान की अच्छी बात है, वो कावड़ यात्रा निकालना चाहिए, लेकिन उसको धार्मिक रंग देना, ये जनता जो आती है वो धार्मिक रूप में आती है, राजनीतिक उसको राजनीतिक। अच्छा, अब आप जनसंपर्क कर रहे हो, आप इतनी जनता लाके बता दो, इसके 1% भी जनता लाके बता दो आप, चलो आपके जनसंपर्क में मैं मान जाऊंगा। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये एक राजनीतिक है और एक वो धार्मिक है, और हम सब सनातनी है। कोई भी अगर धार्मिक काम करेगा तो हम सब लोग उस कार्यक्रम में जाएंगे। ये हमारी परंपरा है, हमारी विचारधारा है, क्योंकि हम हिंदुत्व का पालन करते हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हम हिंदू हैं। अच्छा, आपकी एक शहर में जो छवि बनती जा रही है वो एक दबंग नेता के तौर पर बनती जा रही है, चाहे वो शहर काजी वाला मुद्दा हो, टोल टैक्स में तोड़ाफोड़ी की बात हो, हाईवे सिटी में जिस तरीके से वहां पर गरीबों की बस्ती पूरी जो थी या घर वगैरह थे उनको तोड़ा गया हो, बालगढ़ की जो टॉयलेट है वहां पर नगर निगम या प्रशासन के अधिकारियों ने करा, तो क्या ये आप प्रशासन के अधिकारियों को बातचीत के आधार पर नहीं बता सकते, या हर जगह इस तरीके से अधिकारियों से भिड़ना जरूरी है तभी काम हो पाता है जनता का? क्या रहता है कि पहले आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने बोला कि टोल टैक्स का मामला, टोल टैक्स के मामले के लिए मैं लगातार 6 महीने से, पहले तो मैंने अंडरब्रिज के लिए संघर्ष किया, फिर मैंने लगातार उनसे बातचीत कर रास्ता करा, फिर मैंने बोला कि मैं आंदोलन करूंगा। मैंने अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, सबको पत्र लिखा कि जब टोल टैक्स बन रहा है तो ये स्थानीय लोगों को छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जमीन है, हम लोग यहीं रहते हैं, हमको दिन में 25 बार निकलना, तो हम लोग दिन भर उस टैक्स का वहन नहीं कर सकते, या तो आप हमारे लिए सर्विस रोड बना दो तो हम उस पर निकल जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारी मांग लगातार थी और उसको लेके हमने करा, लेकिन प्रशासन ने माना नहीं। हमने आंदोलन किया, उसके बाद उन्होंने उसको छूट दी गई। उसमें हमारे जो देवास विधायक है, उनके जो सुपुत्र महाराज हमारे विक्रम सिंह जी पवार, वो भी आए थे, उन्होंने बात की, और जिनसे हमारी लोकल गाड़ियों को, मतलब क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी कि हमारी सारी गाड़ियां फ्री हो गई थी। मतलब जैसे कि आप काम तो करा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि फ्लिपकार्ट की सर्विस से भी ज्यादा फास्ट डिलीवरी सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप अर्जुन भैया को फोन लगा सकते हैं। जहां भी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या
कोई भी आपको अगर परेशान कर रहा है तो आप इनको कॉल करें। जिस तरीके से मैंने कुछ रिसर्च की, इनकी जानकारी निकाली, देखा कि जहां पर भी जनता ने याद करा आए वो प्रशासन के अधिकारियों से भिड़े और काम कराए। तो लेकिन वही मेरा था कि हर जगह हमको क्या हिंसा करना जरूरी है क्या? नहीं, हिंसा नहीं करता हूँ मैं हिंसा नहीं करता हूँ। मैं क्या रहता है, बात करने में कई बार आक्रामकता आ जाती है, जनता के लिए लड़ने में आक्रामकता आ जाती है। चाहे आप बता रहे हो कि कौन सा मुद्दा है, आपने बताया टॉयलेट का मुद्दा। जब वो मिल की जमीन को जब वहाँ पर पुलिस के अधिकारी ने एक व्यक्ति को गाली भी बक दी थी, तो वहाँ पर आप बहुत गुस्सा हुए। मैंने ये कहा था, उसमें गुस्सा हुआ था कि आप पुलिस अपना काम करे, जनता को अपशब्द न कहे। आपको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया, आपको वर्दी पहनने के बाद ऐसा कोई अधिकार नहीं कि आप किसी को गाली दे दे। आप वो भी सम्मानीय है, आप भी हमारे सम्मानीय, आप हमारी रक्षा के लिए, हम आपको भी अपशब्द नहीं कहेंगे, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि आप उनको अपशब्द नहीं कहे। जब उन्होंने टॉयलेट तोड़ी गई कंपनी द्वारा, तो मैंने वहाँ पे सब लोग थे, मुझे आक्रामकता आई क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, और मैंने जब मांग करी और नहीं सुनी गई तो मुझे आक्रामक होना पड़ा। उसके बाद सारे अधिकारी आए, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने जो शमशान के अंदर, जिसमें मैंने विजुअल में भी लगभग 10 लाख के लागत की उन्होंने टॉयलेट बना के दी और बहुत सुंदर टॉयलेट बना के दी। तो मेरा तो ये है कि मैंने पहले बताया कि मैं पूर्ण काल से जब भी मुझे कोई याद करता है मैं तुरंत पहुंचता हूँ। शायद मेरे वार्ड की जनता ने मुझे, आपको बता दूं कि 108 का भी दर्जा दिया था कि तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। अच्छा। मैंने कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने अगर अपने किसी को अपनी जरूरत है तो अपन ने वहाँ पे जाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। और उस दौरान कई बार कई अधिकारियों से बहस भी हो जाती है, क्योंकि मुझे काम करना है, जनता का काम करना है। अगर मुझे लगता है कि ये नहीं सुन रहे हैं तो कई बार हमें आक्रामक भी होना पड़ता है। चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है और बेतहाशा खर्चा दोनों पार्टी की तरफ से हो रहा है। हमने शपथ पत्र देखे, गायत्री राजे पवार जी का भी और प्रदीप जी चौधरी का भी। हमने उसमें देखा कि एक तरफ प्रदीप जी चौधरी पर लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है और गायत्री राजे पवार के ऊपर भी लगभग 50 लाख का कर्ज है। ऐसे में जो एक खर्चा इलेक्शन पर हो रहा है, बेतहाशा खर्चा जो हो रहा है, क्या ये आने वाले समय में जनता के ऊपर ही बोझ बनने वाला है? देखो, मैं अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ। मेरी पार्टी तो बहुत संयमित चुनाव लड़ रही है, कोई फालतू खर्चा नहीं कर रही, और जो खर्चा कर रही है वो चुनाव आयोग के हिसाब से गिना है, और वो राज परिवार है, वो उसके बाद भी वो लोग खर्चा नहीं करते। मतलब बहुत बैलेंस रूप से चलते हैं कि वो अपने विकास कार्य और अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास एक ही है कि खर्चा करो, खाना खिलाओ, पैसे बांटो, चंदा दो तो हमको वोट मिल जाएंगे, ये उनका विजन होता है। और जब वो ये दे देंगे तो निकालेंगे कहाँ से? जनता से, वही आम मेरा जनता पूछना से। था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको, आप बैठे हो तो मैं खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ। आज आप कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हो। सबसे पहले इन्होंने एक आंदोलन किया था मिल मजदूरों का, जी, है ना? मिल मजदूरों का आंदोलन किया, एक बार आंदोलन किया, उसके बाद वर्करों पे एफआईआर हुई। उसमें इन्होंने क्या इनकी सेटिंग हुई कि उसके बाद इन्होंने आंदोलन नहीं किया। ये आप गौर करने वाली बात है, और ये देवास की जनता को भी जानना चाहिए कि क्या होता है इन आंदोलनों के, ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे क्या था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, है ना? फिर इन्होंने आंदोलन किया बावड़िया जो शमशान था उसका, है ना? अचानक इन्होंने बोला कि मैं अपने निजी पैसे से बनाऊंगा, ये करूंगा, सब करूंगा। लेकिन जैसे ठेकेदार से बात हुई है, जो भी कॉलोनी वाले से बात हुई, उसके बाद इन्होंने आंदोलन क्यों बंद कर दिया? उसका कोई आज तक जिक्र नहीं है। क्योंकि उनके एडवर्टाइज जो फेसबुक पर स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है, उसमें जो विकास नगर का शमशान है, उस मुद्दे को बताया और उन्होंने बोला है कि राजमाता जी ने ये वहाँ के लोगों के साथ अन्याय करा है कि सालों पुराना शमशान तोड़ दिया। किसने तोड़ दी? राजमाता जी क्यों तोड़ेगी? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों तोड़ेगी राजमाता? किसी की जमीन है, कोई आ रही है और किसी ने ये करा, तो आपने जब आंदोलन किया तो क्या आप मेरे आंदोलन उठा के देख लो, अगर एक में भी हमने सफलता प्राप्त नहीं की तो बताओ मुझे आप। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक आंदोलन जो हुए वो सेटलमेंट के लिए आज इतना पैसा खर्च हो रहा, कहाँ से आ रहा है? अगर आप लोगों को अगर एम्बुलेंस देने के लिए प्लाट बेचना पड़ा, मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप ये जो स्पॉन्सर्ड आपकी फेसबुक और ये सब हो रही है, और आप जो इतना खर्च कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि कावड़ यात्रा में लगभग 1 करोड़ तो खर्च हुआ होगा। आप 40,000 साड़ी लाए, है ना? आप लोटे लाए, जो भी आपने बांटे, तो ये कहाँ से आए?
इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना आपको। वोटर को प्रभावित, इससे वोटर प्रभावित होता है ना इससे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये आंदोलन किया, फिर वो अंडर ओवर ब्रिज का कि हमने जबरन ब्रिज नाम रख दिया। उन्होंने बोला कि हम केस लगाएंगे। भैया केस क्यों नहीं लगा? अगर आप सही थे तो आपने केस क्यों नहीं लगाया? इनका वीडियो देखना, आप इनके बयान देखना कि हम लोग कोर्ट में केस लगाने जा रहे हैं। आपने कोर्ट में केस क्यों नहीं लगाया? क्या आपका उसमें भी सेटलमेंट हुआ? उनका ये कहना है कि अभी नवरात्रि हुई, जनता बहुत परेशान हुई। अगर ये रोड पूरा मतलब भोपाल चौराहे से विकास नगर तक बन जाता तो जनता को परेशानी। मुझे बताइए कि इस बार नवरात्रि में कहीं आपने खबर सुनी कि यहाँ रोड जाम हुआ? मेरे को बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो इस बार मुझे कुछ सुधार दिखा। क्योंकि देखो लोकल लोग ब्रिज के नीचे से जा रहे थे, बाहर से आने वाले ब्रिज के ऊपर से, और इतना अच्छा देवास हो चुका है। और इतना पहले हमारा 20 फीट का रोड हुआ करता था, हेवी रोड, आज हमारा 100 फीट का रोड है। आपको एक कहीं जगह पे भी आपको रोड जाम नहीं मिला होगा। और इतनी सुंदर व्यवस्था थी। और जो नए अधिकारी आए, तो चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे ट्रैफिक वाले हो, चाहे जो प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बिल्कुल भी कहीं भी माता जी में से इस तरह की कोई खबर आपको सुनने को नहीं मिली कि यहाँ रोड जाम हुआ या यहाँ एक श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, ऐसी कोई भी आपको सुनने को नहीं मिला हुआ। तो ये कहीं न कहीं हमारे राजमाता जी के विकास की देन है, हमारे विजन की देन है, ये सब चीजें हैं। अब आरोप लगाना तो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे रोड जाम तो हुआ, लेकिन पहले से हमें सुधार तो दिखा है उसमें। मेरा बताओ, अब जब पूरा रोड, जब लाखों की संख्या में एकदम भीड़ आएगी, अब जब पूरा शहर ही भर जाएगा तो स्वाभाविक थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी। क्योंकि और जिसमें भीड़ ना हो और थोड़ी बहुत परेशानी है तो दर्शन के मजे भी नहीं आते। एक अपना देवास का एक महत्व होता है कि खबरें बनती है कि देवास में माता जी लाखों श्रद्धालु पहुंचे और पूरा भरा गया। पिछले साल 9 लाख के करीब आए थे और इस साल 12 लाख को क्रॉस कर गए। तो संख्या भी बढ़ी है, दूसरी तरफ संख्या भी बढ़ी है, हमारे देवास का नाम भी बढ़ा है। और हम तो सौभाग्यशाली कि हम माता जी के चरणों में रहते हैं। और इस तरह की अगर हमारे माता जी की वो फैलती है तो हमें भी खुशी होती है। अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि खर्चा हो रहा है, पार्टियां दी जा रही है, तो अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट वायरल हो रही है व्हाट्सएप पर कि कांग्रेस नेता ने जो नवमी के दिन श्रद्धालु वर्ग के लोग हैं सभी, नवमी के दिन जैसे कि पूरे 9 दिन मांस से दूर रहते हैं, मदिरा से दूर रहते हैं, उस नवमी के दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जी चौधरी के द्वारा मुस्लिम वोटर को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए चिकन पार्टी करी, ऐसा एक पोस्ट वायरल हो रहा है। तो ये क्या सच्चाई है या मतलब आप राजनीति से जुड़े हुए होंगे, आपको पता होगा कि इसमें? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मेरे वार्ड का में पार्टी दी थी तो मुझे पूरी जानकारी है उसके। लगभग इन्होंने संगम गार्डन में पार्टी दी थी। आप एक तरफ तो हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हो जी, वही मैं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। चोला ओढ़ते हो, और जब 9 दिन में माता जी हम खाना तक नहीं खाते, मतलब हम जो बहुत सारे उपवास करते, बहुत सारे नहीं करते, तो सब लोग त्याग देते हैं हर चीज को 9 दिन कि माता जी की सेवा में या माता जी की श्रद्धा में हम सब 9 दिन कुछ नहीं करेंगे। शराब पीने वाले शराब नहीं पीते, मांस खाने वाले मांस नहीं खाते, जो खाना खाते हैं वो 9 दिन उपवास रखते हैं। लेकिन उन्हीं आप जब माता की आराधना चली थी, उसी रामनवमी के दिन, उसी माता जी के दिन आप मुर्गे कटवाते हो, तो आप कहाँ से हो गए सॉफ्ट हिंदुत्व भी? मतलब आपका तो हिंदू होने पे हमको तो ये लग रहा है कि आप हिंदू भी हो कि नहीं। मतलब उन्होंने नवमी के दिन तो वो वहाँ पर पार्टी दे रहे हैं, चिकन पार्टी, दूसरी तरफ किसको दे रहे हैं? आप हिंदू हो तो मुस्लिम वर्ग को दे रहे हो, मतलब तो आप कहाँ से हिंदुत्व हो? मैंने पहले भी बोला कि जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये चोला ओढ़ के आते हैं और ये भ्रमित करने का काम करते हैं। और मेरे देवास की जनता कभी भी भ्रमित नहीं होगी, ये आप विश्वास रखिए। देखिए, जैसे कांग्रेस को अधिकतर जो मुस्लिम वोट हैं वो मिलते आते हैं, लेकिन एक देवास विधानसभा एक ऐसी है जहाँ पे गणित उल्टा बैठता है। यहाँ पर राजमाता हो या इससे पहले महाराज साहब तुकोजीराव पवार हो, यहाँ पर उन पर विश्वास किया गया और मुस्लिम जनता ने खुले तौर पर ऑन कैमरा न्यूज वालों को बोला है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं। उसी वोट बैंक को शिफ्ट करने के लिए उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है। तो अभी आप ये रोक पाओगे इसको? नहीं, देवास की जनता विकास को चुनती है और देवास में लगातार विकास हो रहा है। और राजमाता जी का ये कि सभी वर्गों को साथ लेके चलती है और उनका जो विकास का विजन है, मैं बताता हूँ कि महाराज साहब का राजनीति करने का अपना एक तरीका अलग था। वो देवास की जनता में लोकप्रिय जहाँ निकल जाते थे वहाँ
उनको किसी प्रचार की या उनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राजमाता जी एक विजन के साथ काम कर रही है, एक विकास के विजन के साथ काम कर रही है, और वो भी मतलब काम में ज्यादा विश्वास रखती है, और सब लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है, चाहे देवास में किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, सभी हर वर्ग राजमाता जी को चाहते हैं। अब इसके अलावा कंपनियों की बात करें, विपक्ष के द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है कि 263 कंपनी इस देवास में बंद हुई है, 20,000 लोग बेरोजगार हुए। इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? आपके पास भी रिकॉर्ड होगा। क्या विधायक इन पर सोच रही हैं कि ये जो कंपनियां बंद हुई है, क्या इन्हें वापस से चालू किया जा सकता है या नई कंपनियों को लाया जा सकता है? बिल्कुल, ये पहली बात तो 263 कंपनियां बंद नहीं हुई, क्योंकि इतनी कंपनियां बंद हो नहीं सकती। आप भी देख रहे हैं कितनी कंपनियां, ऐसे छोटे मोटे प्लांट भी उसके अंदर होंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर एक रिकॉर्ड रहता है, तो फिर वो सिर्फ कागज पे भी कंपनी होगी तो वो मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनियां बंद हुई उनकी जगह नई कंपनियां आ रही। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके, कि देवास सोया थी, देवास सोया बंद हुई, अब नौकार आ गई। प्रेस्टीज बन हुई, मित्तल सोया आ गई। हमने केसरी स्टील देखी, वो बन हुई, इप्का आ गई। तो ऐसा नहीं जो कंपनी बन हो रही है तो उससे अच्छी कंपनी आ रही है उस जगह पे, और लोगों का काम, क्योंकि अब धंधे कुछ ऐसा रहते हैं कि जो कुछ पुराने जो काम थे समय के साथ बदल जाते हैं, तो कंपनियां कुछ बंद हो जाती है। जिनका प्रचलन समय के साथ बंद हो जाता है, उन चीजों वो कंपनियां लगभग बने, उन जगह पे जो नए प्रचलन के हिसाब से वो कंपनी आ जाती है, और नया रोजगार अवसर नए तलाश हो रहे हैं। और आप देखोगे कि नई कंपनियां, हर कंपनी के पीछे नई कंपनी आके खड़ी हो गई, और नई कंपनी बन गई और चालू भी हो गई है। और आप, मैं बताऊंगा आपको, ले भी चलूंगा अभी, आप लोग को हर जगह आपको आवश्यकता के ही बोर्ड मिलेंगे कि इस चीज की आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ कि देवास में आज की तारीख में कोई भी बेरोजगार नहीं है। अगर काम करना चाहे तो काम करना चाहे तो, अब नहीं काम करना चाहे उसके लिए तो आप कलेक्टर भी बना दोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू लिया था, उसमें एक चर्चा और आपसे करना रह गया था कि उनके द्वारा बोला गया था कि गणेशपुरी में 2 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने और जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी उन्होंने मिलकर किया, नगर निगम ने फंड नहीं दिया। यार आप मेरे बात सुनो, आपको हर पार्षद का कोटा होता है 25 लाख। पिछले हमारा समय था 25 लाख का कोटा। क्या आपने 25 लाख के काम करा दिए? मुझे तो मेरे वार्ड में कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं कराया। जो भी हुआ विधायक निधि से हुआ। तो आपने जब काम नहीं कराया है, आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हो? और आप बोल रहे हो 2 लाख रुपए, कहाँ 2 लाख रुपए आपने खर्च किए? अभी 1 साल हुआ है पार्षद बनने को राजा अकोदिया को। हम लोगों ने, चूंकि मुझसे जुड़ा हुआ भी है, और अभी हमने विधायक निधि से 2 गार्डन स्वीकृत कराए गणेशपुरी में, और उनका निर्माण कार्य भी चालू हो चुका। अगर आप में करने की इच्छा होती है, आपको विकास की इच्छा होती है, आरोप लगाना तो आसान बात है कि मैं आरोप लगा दूं कि मुझे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आप में काम करने की इच्छा होगी तो आप हर समय काम करोगे, और आप काम करके भी दिखाओगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पार्षदों के यहाँ काम नहीं हो रहे, होते हैं, लेकिन आपको करने की तो क्षमता होती है ना। मैं कई कांग्रेस पार्षदों को बता दूं जो आप बीजेपी के पार्षदों से अच्छा काम किया। जी, मतलब आप में करने की क्षमता भी होना चाहिए, आप में करने की इच्छा भी होना चाहिए। आप सिर्फ आरोप लगाओ, घर बैठोगे, तो ये सब संभव नहीं। लोकल फीवर के द्वारा कुछ दिनों पहले जो वार्ड क्रमांक 43 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि थे गोवर्धन देसाई जी, उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन पर, और एक तरीके से विधायक पर प्रश्न किए गए थे कि जो ये बालगढ़ का शमशान है, इस पर विधायक निधि के द्वारा कुछ काम नहीं किया गया है। तो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन सवालों का जवाब जानने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन चौधरी जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट बुला लिया कि हम सवालों का जवाब आपको वहीं पर देंगे जहां जिस चीज़ का उन्होंने आरोप लगाया कि काम नहीं हुआ है। तो आपका लोकल फीवर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि उनके द्वारा एक प्रश्न किया गया था कि ये जो बालगढ़ शमशान में जितना भी काम हुआ है, उन्होंने जो बालगढ़ क्षेत्र के लोग हैं जिनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने काम करवाया, मतलब विधायक की तरफ से या नगर निगम की तरफ से यहाँ पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, उनका ये कहना था। तो इस बारे में आप जो देवास की जनता है या वार्ड की जनता है, उनको आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्योंकि वार्ड बालगढ़ की जनता को तो सब पता है कि किसने काम किया, लेकिन मैं देवास की जनता को भी बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि आप, हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप अगर 3 महीने 4 महीने की स्थिति देख लोगे तो आप बहुत ही दयनीय स्थिति थी। क्योंकि पार्षद ये रहे, इनके कार्यकाल में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ।
नहीं इन्होंने कुछ काम किया, बस ले दे के घूमना फिरना और अपना काम धंधा करना, इसके अलावा जनता का कोई काम नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो शेड दिख रहा है ये विधायक निधि से बना है, ये जो ब्लॉक लगे हैं ये विधायक निधि से बना है, ये जो आप पीछे शेड देख रहे हैं ये विधायक निधि से बना है, सामने ब्लॉक लगे हैं ये विधायक निधि से बना है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से ये पूरा शेड निर्माण और ये ब्लॉक लगे हैं। और आज आप देखोगे कि शमशान में काफी सुंदर लग रहा है। नहीं तो आप ये 2-3 महीने के पहले के मेरे पास फोटो है, मैं अभी इनको उपलब्ध कराऊंगा जो आपको विजुअल में भी दिखेंगे। पूरा टूटा फूटा हुआ पड़ा था, कुछ भी नहीं था, इसको पूरा नए तरीके से बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डामर रोड बना है, ये डामर रोड भी जब मैं पार्षद था पूर्व इसके पहले के कार्यकाल में, तब मेरे कोटे में ही बनाया गया था। इन लोगों से 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ये कांग्रेस का काम और यहाँ के स्थानीय लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना, क्योंकि ये काम तो कर नहीं सके, इसलिए राजमाता जी पे और उन पर आरोप लगाते हैं। और राजमाता जी का मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनके पास जो भी काम लेके गया उन्होंने कभी भी किसी चीज को मना नहीं किया और उस काम को उन्होंने दिया है, उस काम को उन्होंने किया है। और आज हम देखेंगे कि देवास में लगातार कई विकास कार्य हो रहे हैं और कई विकास हुआ है। आज हम देवास विकास में बहुत अग्रणी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। जैसे उनका ये कहना था कि नगर निगम में मैंने कई बार लेटर लिखे, जो हम बालगढ़ तालाब का सौंदर्यीकरण की बात करें बोले उसके लिए मैंने लेटर लिखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। किसने बोला लेटर लिखा? कहाँ लेटर लिखा? भाई आप लेटर लिखना, ये उस चीज के पीछे कोई नगर निगम कोई छोटा नहीं है, कोई एक वार्ड का नगर निगम नहीं, 45 वार्ड आते हैं, लाखों की जनसंख्या है यहाँ पे। हमें कोई काम करना तो उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पार्षद काम नहीं कराते, वो भी कराते। कई आप कांग्रेसी पार्षद मेरे साथ रहे, कांग्रेसी पार्षद कई लोग उन्होंने अच्छा काम भी किया, ऐसा नहीं। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको अधिकारियों से बात करना पड़ेगी। क्योंकि विधायक हो या सांसद हो या पार्षद हो, किसी दल का नहीं रह जाता बनने के बाद। आप उनके पास जाइए, कुछ काम नहीं हो पा रहा तो आपका काम होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं। मैं कह रहा हूँ कि बालगढ़ क्षेत्र में पिछले 7 सालों में जब से मैं पार्षद बना था तब से मैंने, क्योंकि मैं अपने वार्ड में मैं खुद करा लेता था, इसलिए जो भी विधायक निधि आती थी राजमाता जी से मैं आग्रह करता था कि बालगढ़ किसी क्षेत्र की जनता अपनी जनता है और इसको सबसे ज्यादा विधायक निधि, चूंकि यहाँ के पार्षद बिल्कुल एकदम कहे कि निष्क्रिय है और क्षेत्र में जाते नहीं है, इसलिए यहाँ की जनता काफी परेशान हो रही है और इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा विधायक निधि दी है तो वो हमारे बालगढ़ क्षेत्र को दी है। जैसे आपने बोला कि जो रोड बना है, हाँ, शमशान की जहाँ से एंट्री होती है वहां से लेकर जो रोड बना है, वो आपने आपके जो वार्ड क्रमांक 42 का जो कोटा था उसमें से जो पेमेंट आपके पास बचा था, उस पेमेंट को आपने वार्ड क्रमांक 43 के शमशान में बनवाया, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। मेरे लेबर कॉलोनी में जो काम मेरे टेंडर निकला था, उस लेबर कॉलोनी के काम के अंतर्गत, क्योंकि ये सार्वजनिक है, मतलब इसको वार्ड से में नहीं बांध सकते इस क्षेत्र को, क्योंकि हमारे वार्ड की भी जनता यहाँ पे आती है, इसलिए यहाँ पे पूरा अंदर रोड नहीं था, इसलिए हमने रोड बनाया। क्योंकि बाहर की रोड का ये है कि ये मिल की जमीन थी, जो स्टैंडर्ड मिल हुआ करता था उसकी जमीन थी, उसमें हम बना नहीं सकते थे, इसलिए हमने अंदर अंदर बनाया और बाहर का भी बनाने का प्रयास चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक बालगढ़ क्षेत्र का एक सवाल और है कि जो रोड है नगर निगम मल्टी, मतलब एक नगर निगम की मल्टी है सामने और हनुमान मंदिर है, इस बीच में पूरा कच्चा रोड है। शंकरगढ़ के लोग भी आते हैं, आपके वार्ड के ही हैं। अच्छा, वो तो अब जैसे चेंज हो गया, तो ये रोड नहीं बना, उसमें भी उनका यही आरोप था कि मेरे द्वारा कई बार बोला गया लेकिन विधायक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और विधायक और सांसद पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पर, और नहीं तो ये काम पहले ही हो सकता था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि निष्क्रियता का सबसे अच्छा काम है कि आप आरोप लगा दो कि ये उनने नहीं होने दिया गया। किसने कहा कि नहीं होने दिया गया? आपका टेंडर निकला बाकायदा, क्योंकि वहाँ पे मिल के लोगों की आपत्ति है। हमने अभी कायाकल्प योजना के अंदर जो शासन से पैसा है, हमने मांग की थी राजमाता जी से, राजमाता जी ने तुरंत इस रोड को कायाकल्प के अंदर डलवाया और आज 40 लाख रुपए इसके स्वीकृत हो चुके हैं। क्योंकि आचार संहिता लग गई, हम इसका भूमि पूजन नहीं कर सके, लेकिन चुनाव बाद इसका कार्य होगा। इसमें केवल एक बात जरूर है कि इसमें जो मिल है जिसने आप कंपनी किसी और ने खरीद ली है, उसकी एनओसी इसमें लगेगी, क्योंकि रास्ता प्राइवेट जमीन में से जाके आता है, उसकी एनओसी लगेगी, उसके बाद इसका काम शीघ्रता से चालू हो जाएगा और इस क्षेत्र की जनता को बाईपास तक बनेगा पूरा। ये मतलब बालगढ़ की जनता, खास करके जो मल्टी की जनता परेशान हुई, आने वाली बारिश उनके लिए रोड पे मतलब निकालेंगे वो, बिल्कुल। आने वाली बारिश
उनकी उनको मिल जाएगा। आने वाली बारिश उनके लिए एकदम सुखदायी होगी। और वहाँ पे रोड के खंभे भी स्वीकृत हो गए, लाइट के भी, वो भी 2-3 तो हमने लगा दिए हैं हाई मार्क्स टाइप छोटे वाले, और वो भी जल्द पूरा रोड मतलब बालगढ़ की जो नगर निगम की मल्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है कि आने वाले समय में यहाँ पर रोड आपको मिलने वाला है। ये पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी ने बता दिया है हमें कि ये रोड अब बन जाएगा। आप तालाब पे आते हैं, अपन तालाब पे आते हैं। तालाब पे अमृत योजना के अंतर्गत हमने राजमाता जी से मांग की थी, क्योंकि बजट बड़ा था। हमारी इच्छा थी कि हम उसको मतलब इस क्षेत्र के लिए ऐसा बनाएं कि लोग कहें कि हाँ वास्तव में तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, और तालाब मतलब पूरा क्षेत्र यहाँ पे घूमने आए, पिकनिक मनाने आए, या जो भी अपना समय गुजारने आए। हम चाहते थे कि ऐसा निर्माण हो। उसके लिए हमने राजमाता जी से, विधायक जी से मांग की थी, और उन्होंने इसको अमृत योजना के अंतर्गत लिया गया, जिसमें 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि इतना भव्य और सुंदर तालाब बनेगा, जिसमें बालगढ़ तालाब में क्या क्या सुविधाएं बालगढ़ की जनता को मिलने वाली है। बालगढ़ के सबसे पहले तो जो बालगढ़ के तालाब की जो पूरी जिसमें हमने वाल है, जिसकी जो अपन कंपाउंडिंग वाल कहते हैं या उसकी पाल कहते हैं, उसके ऊपर इको फ्रेंडली ब्लॉक लगेंगे। जैसे अपना तालाब है, तालाब के पास में ही एक पूरी जाली का होगा, जो जाली लग जाएगी ताकि कोई अंदर गिरे नहीं, कोई जाए नहीं, और कोई कचरा नहीं फेंके। इसलिए उसका तालाब से जालियों से पूरा उसका बंद हो जाएगी। पास में उसकी 2.5 मीटर के लगभग 2 मीटर के लगभग जहाँ जिसी जगह मिलती जाएगी, इको फ्रेंडली पाथवे बनेगा, जिसमें पूरे हम चाहे वृद्ध, बच्चे या महिलाएं उसके ऊपर अपने वॉकिंग कर सकती है, घूम सकते हैं। साथ में उसमें एक अपना गार्डन बनेगा, और जो नीचे अपने जैसे मिट्टी है या तालाब का जैसे है, उसमें स्टोन पिचिंग होगी, जिससे तालाब काफी सुंदर लगेगा, घाट टाइप दिखेगा। और घाट अलग बनेंगे, 3 घाट बनाने का हमारा प्लान है कि हम छोटे छोटे 3 घाट बनाए, जिसमें मूर्ति विसर्जन या नहाना धोना या कोई जैसे हमारे धार्मिक त्योहार होते रहते हैं हिंदू धर्म में, तो वो त्योहार जो भी मनाना हो, पूजा पाठ करना हो, तो रिस्की नहीं रहे और वहाँ जाके अच्छे आसानी से पूजा हो सके। जैसे हम ओमकारेश्वर जाते हैं, ऐसे घाट रहेंगे, बड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन छोटे जैसे पेड़ी अपन जाते हैं, ऐसे घाट अच्छे सुंदर घाट अपन बनाएंगे। बाकी जगह जो भी रहेगी मिट्टी, उसमें स्टोन पिंचिंग होंगे, मतलब पत्थर लगेंगे, ताकि उससे मिट्टी का वो हो। इसके मतलब जैसा आपने बताया कि बालगढ़ के तालाब का सौंदर्यीकरण होने वाला है, तो मतलब बालगढ़ की जनता क्या अपेक्षा करे, क्योंकि विकास नगर पे जो गार्डन बना है वो एक बहुत दूर हो जाता है। कई महिलाएं घर से इतनी दूर बाहर निकलना एक संभव नहीं हो पाता है। तो मतलब आने वाले समय में यहाँ पर बालगढ़ की महिलाओं खास करके, क्योंकि महिला क्या एक घर में रह जाती हैं, उनको निकलने के लिए कहीं जगह मिल नहीं पाती है, ऐसे में यहाँ पर जो तैयार होगा यहाँ पर महिलाओं के लिए, मतलब बच्चे और महिला, क्योंकि खास करके बच्चे भी खेलते हैं तो वो रोड पर खेलते हैं, बहुत टेंशन रहती है पेरेंट्स को भी, तो उनके लिए सुविधा मतलब यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि एक तो रोड से दूर है, पास में अच्छा हनुमान जी का मंदिर है, और काफी जगह भी है वहाँ पे, और एक मतलब कॉलोनी की है, बालगढ़ के बीच में भी कह सकते हैं। इधर मल्टी आ गई, इधर शंकरगढ़ आ गया, इधर अपना बालगढ़ आ गया, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने के स्थान, और काफी छायादार पेड़ भी है वहाँ पे, और उसको ऐसा इको फ्रेंडली सिस्टम बनाएंगे ताकि हर कोई आए, बैठे वहाँ पे, और वहाँ पे अपना समय गुजारे। और उसके बच्चों के खेलने के लिए भी स्थान बनाएंगे, ताकि जैसे रोड पे खेलते बच्चे एक्सीडेंट का डर रहता है, ये चीजें सब खत्म हो जाएगी। और ये चूंकि काम स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद मैं आपको उसके विजुअल भी दिखाऊंगा कि जो काम स्टार्ट हो चुका है, और ये मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब यहाँ पर सौंदर्यीकरण होगा तो क्या यहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे चौपाटी जाते हैं, कुछ यहाँ पे चौपाटी की कुछ प्लानिंग आने वाले समय में आप कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी कुछ, जैसे चौराहे पे कई बार नगर निगम के अधिकारी परेशान करते हैं, तो वो स्ट्रीट फूड की दुकानें यहाँ पर आ जाए, ऐसा कुछ? वो स्ट्रीट फूड की, चूंकि इस अभी जो अमृत योजना में जो है, ये इतना ही इसका काम होगा कि इसमें पाथवे बनेगा, बाउंड्री वाल जो अपने जालीदार बाउंड्री वाल होगी, है ना, और स्टोन पिचिंग होगी, और फिर उसके बाद अपने घाट बनेंगे, गार्डन बनेगा। इसके लिए हमको अलग से प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, और चुनाव बाद ये है कि हम ये बनने के बाद ये नया नगर निगम में या उसमें प्रस्ताव लाके हम इसका निर्माण करवाएंगे, और बालगढ़ को एक बहुत ही सुंदर बालगढ़ बनाने का हम प्रयास करेंगे। मैं आरोप लगाता हूँ कि आप जहाँ बैठते हो वहां से कच्ची दारू बिकती है, क्यों बिकवा रहे हो कच्ची दारू?
मतलब आप अगर आरोप लगा रहे हैं जैसे, तो क्या पुलिस भी तो उस पर काम कर सकती है? करती ना कार्रवाई, इनमें शराब में कौन सा केस बनता है? अच्छा, अब इसके अलावा जैसे आपने शराब की बात करी, विपक्ष के द्वारा भी बार बार मतलब जो उनका मेन टारगेट है वो यही है कि नशाखोरी देवास में बहुत बढ़ रही है। इस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, विधायक के द्वारा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ही जो हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पर आप भाई क्या कंट्रोल करना चाहिए? नशाखोरी कहाँ हो रही है? जहाँ शराब बिकती है वहाँ शराब, अब सरकार ने ही परमिशन दे रखी है ये, और आज से नहीं है, तो कांग्रेस के शासन काल से चली आ रही, कोई नई परंपरा है तो है नहीं। अब जिसको शराब पीना हो तो शराब पिएगा, उसको तो आप कहीं रोक नहीं सकते, यहाँ रोकोगे तो आप वहाँ जाके पिएगा, तो इसलिए कोई उसमें वो नहीं है। या तो फिर पूर्ण रूप से सरकार दारू पे शराब पे बैन लगे तभी कुछ हो सकता है, उसके अलावा तो आप सोचो कि कोई शराब नहीं पिएगा, जिसको पीना हो तो कहीं से भी पिएगा। अच्छा, अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ। आप ये बताइए कि आपको देवास की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने? आप 2-3 मुद्दे ऐसे बताइए जिस आधार पर देवास की जनता ऐसा मूड बनाए कि हाँ आपकी पार्टी को लाना चाहिए वापस। देखो, सबसे पहले बात तो हम राजमाता जी ने पिछले 60 सालों में जो विकास कार्य किए हैं, और जो हमारे शहर में पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी, उस समस्या से भी निजात हमारी राजमाता जी ने, महाराज साहब ने दिलवाया है। आज हम बहुत सुखी है कि आज हमारे पानी की कोई कमी नहीं, आज हर तरफ रोड है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में चले जाओ, इंदौर में भी चले जाओ, उज्जैन में चले जाओ, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ इंडस्ट्री के रोड बने हुए इतने सुंदर, जितने सुंदर देवास में रोड बने। राऊ इंडस्ट्री एरिया में गया था, देखा था मैंने वहां पर कि रोड की कंडीशन सच में इतनी अच्छी नहीं है। जैसा अभी हमने यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के पूरे रोड देखे, यहाँ पे कच्चा रोड मुझे सच में कहीं नहीं दिखा अभी तक। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितना विकास देवास में हुआ पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, आज देवास पूरे प्रदेश के लिए एक आइकॉन बन चुका है। और आज मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे आप कहीं पूरे प्रदेश में चले जाओ या पूरे देश में चलाओ, इंडस्ट्री एरिया के रोड कभी भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको देवास के इंडस्ट्री के रोड ऐसे मिलेंगे जो कहीं नहीं है, ऐसे हाईवे भी नहीं है, ऐसे रोड मिलेंगे आपको इंडस्ट्री एरिया में। अब तो विकास तो हुआ है। आप देवास में इंटर करोगे, आपको सुंदर सुंदर 2 पार्क नजर आएंगे, थोड़े आगे जाओगे प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज मिलेगा आपको, आप और आगे जाओगे तो और अच्छा रोड पूरा 6 लाइन मिलेगा। तो देवास में बाईपास हुआ, दोनों साइड बाईपास हुए, और लगातार विकास कार्य जाते हैं। बहुत कम ऐसी कॉलोनियां होंगी जहाँ कुछ कच्चे रोड बचे होंगे, बाकी हर जगह। आप मैं बताऊंगा कि अभी हमारे पालनगर में भी लगभग 8.5 करोड़ रुपए का रोड स्वीकृत कराया राजमाता जी ने, 2 लेन, और उसका विकास कार्य लगभग 50-60% पूर्ण हो चुका है, और लगातार विकास उसमें काम जारी है। 2-3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसमें यूथ को एक कमी दिख रही है कि थोड़ा अगर कॉलेज भी अगर यहाँ आ जाते तो हमें कोई टेंशन ही खत्म हो जाती पूरी तरीके से कि हम इंदौर किसी काम के लिए जाएं। शासकीय कॉलेज यहाँ पे खुले हैं, साइंस कॉलेज भी खुला, कॉलेज खुला। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कई बड़ा प्राइवेट कॉलेज देवास में क्यों नहीं है? लगातार आज माता जी प्रयास कर रही है, मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियर कॉलेज के लिए प्रयास कर रही है, प्राइवेट कॉलेज भी खुले। लेकिन चूंकि यहाँ से शहर से जो भी कॉलेज खुलते हैं वो 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे खुलते हैं, वहीं पास में इंदौर 15 किलोमीटर की दूरी पे इंदौर में कॉलेज आ जाते हैं। तो बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के बजाय वहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शहर है, और बच्चों की भी इच्छा होती है कि मैं भी जो इंदौर जाके पढूं, क्योंकि उनकी इच्छा है। वो अपने क्षेत्र में स्कूल में रहा, वहीं 2-3 किलोमीटर में थोड़ी आजादी भी रहती है। इंदौर जैसे शहर में जाना पसंद करता है कि चलो महानगर है, वहाँ पे नए लोगों से जुड़ेंगे, नया फ्रेंड सर्कल बनेगा, नया काम सीखेंगे। तो इसलिए उसकी इच्छा होती है कि मैं इंदौर जाऊं या मतलब इंदौर जाके पढूं। इसलिए देवास के लोग कॉलेज में, और इसके बाद भी हम राजमाता जी प्रयास करते हैं कि देवास के आजू बाजू कहीं जगह की व्यवस्था हो जाती है तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए यहाँ पे चुनाव बाद प्रयास करेंगे। और इसके बाद भी एक मेट्रो के लिए चुनाव बाद या इससे पहले प्रयास हुए हैं या नहीं? पहले भी प्रयास हुए हैं, क्योंकि जगह की कमी थी हमारे पास। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देवास शहर में आपको जगह नहीं, देवास शहर में जगह नहीं मिला। हाँ, तरीके का आपका कॉलेज बनाने का प्लान है, उस स्तर पे आपको अभी जगह देवास में इंडस्ट्री एरिया है। तो आउटसाइड मतलब भोपाल रोड की तरफ आपको जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर। तो हम शहर से पीछे 15 किलोमीटर जाएंगे तो कोई बच्चे एडमिशन लेना पसंद नहीं करेंगे, वो बच्चे पसंद करेंगे इंदौर की तरफ जाना। तो अगर वहीं उधर कहीं जगह की व्यवस्था होती है तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, राजमाता जी के नेतृत्व में राजमाता जी कर रही है कि यहाँ पे जल्दी से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले।
और देवास को बच्चों को भी जो इंदौर पर इंदौर देवास के बच्चों की इच्छा होती है कि हम इंदौर जाए। देखो सीधी सी बात ये बता दूं, इसको राजनीतिक रूप से न लेते हुए इसको अलग रूप से ले सकते हैं कि देवास के बच्चों की इच्छा होती है कि हम इंदौर जाके पढ़े, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, कुछ चीजें सीखने को मिलती है, नए काम सीखने को मिलते हैं, नए आइडियाज आते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। हम आइसर कंपनी के सामने लगभग यहाँ पर 7-8 हजार लोगों को रोजगार इस कंपनी के द्वारा मिल रहा है। ये जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, ये 1960-70 के समय पे यहाँ पर जमीनें, यहाँ के जो किसान वर्ग था, एक गरीब, उस समय पे कोई वैल्यू भी नहीं थी जमीनों की। उस समय पे सरकार ने इन जमीनों को किसानों से लिया था। तो आज के युवा को तो उस समय की स्टोरी पता नहीं होगी, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत, जैसे हमारी टैगलाइन है इन्फॉर्मेशन इज पावर, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो जमीनें हैं किसकी थी उस जमाने में, यहाँ पे कौन खेती करा करता था, और जो पूरी जानकारी है वो अब आपको अर्जुन चौधरी जी देंगे। ये जमीन हम सब पालनगर और बालगढ़ के किसानों की हुआ करती थी, और ज्यादातर 90% ये जमीन खाती समाज के लोगों की थी। उस समय इमरजेंसी के समय 1975 के समय उद्योग सरकार ने ये जमीन हमसे छीन ली थी, मतलब ली नहीं थी, छीन ली थी। उस समय ऐसे कानून हुआ नहीं करते थे कांग्रेस के समय, और ये जमीन पाने के की तो बात ही अलग थी। उसमें तो अभी हमारे पास, किसानों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम जाके कोर्ट केस लड़ सके, या इतनी जानकारी भी नहीं थी उस समय, वो अभाव था उस चीजों का। उस समय जमीन, हमारे बेशकीमती जमीनें हमसे छीन ली गई थी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब सरकार ने जमीन ली थी तो उसमें जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी भी जमीन थी, उनके दादाजी उस समय पार्षद हुआ करते थे। तो सारी खाती समाज की जमीन तो आपने सरकार को दे दी, लेकिन आपने उनने सिर्फ उनके परिवार की जमीन बचाई। तो आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, लोग बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये चीजें, मुझे पाप पता चला कि उसके समय ये चाहते तो उस समय जमीन बचा सकते थे, लेकिन इनके परिवार की या इनकी हमेशा परिपाटी रही है कि इन्होंने किसी की मदद नहीं की, और ये उस समय भी हुआ था। सारी जमीनें सरकार ने ले ली खाती समाज की, सिर्फ इन्होंने इनके परिवार की जमीन बचाई। क्या तब उस समय इनको नहीं लगा कि ये खाती समाज के या मेरी समाज के हैं तो इनकी जमीन बचाई जाए? तो आपको आज आप कैसे आप उन लोगों से वोट मांगने जा सकते हो? आप उन लोगों के दोषी हो। मतलब एक तरह से आप, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आप यहाँ के पावरफुल लीडर थे, और आपने जमीन, आपके पता था कि ये सरकार जमीन ले रही, तो आप चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन आपने वो जमीन नहीं बचाई। किसानों की जमीन पानी के भाव ले ली गई। मतलब एक तरह से मुआवजा 200 रुपए मुआवजा उस समय दिया था। 200 रुपए मात्र मुआवजा छीन ली थी, जमीन का मात्र 200 रुपए दिया था। अब आप किस मुंह से इस क्षेत्र की जनता से आप वोट मांग सकते हो, मुझे ये बताइए। आप एक तरफ तो कहते हैं कि मैं खाती समाज का उम्मीदवार हूँ, और देखो राजनीति में कोई समाज नहीं चलता। क्या आप सिर्फ खाती समाज के वोट से जीत जाओगे? क्या बाकी समाज के आपको वोट नहीं चाहिए? और आप जितना समाजवाद को बढ़ावा दोगे, आप उतना चुनाव के हार के करीब ही जाओगे। और इस क्षेत्र की जनता आपको वोट नहीं देने वाली है, क्योंकि जनता को पता है, आपका भी इतिहास पता है, आपके परिवार का भी इतिहास पता है। इसलिए आप उम्मीद भी करना आपको बेकार है कि खाती समाज के लोग आपको वोट देंगे, क्योंकि आपकी इस बेशकीमती जमीन जो गई उसके भी आप दोषी हो। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 200 रुपए जमीन का मुआवजा मिला, एक व्यक्ति 200 रुपए अगर जमीन का मुआवजा मिला होगा, तो आज उस युवा के बारे में सोचिए जिनकी यहाँ पे जमीनें हुआ करती थी। आज ये जमीन करोड़ों रुपए की है, 200 रुपए में ले ली गई। रोज का करोड़ों का टर्नओवर यहाँ पे बन रहा होगा, लगभग 6000 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का रोज का प्रोडक्शन है। ऐसी सिचुएशन में अगर 200 रुपए उस व्यक्ति को अगर जमीन के मिले हैं, तो उन लोगों की कंडीशन आज क्या होगी? नहीं, कुछ नहीं कर पाए ना बेचारा, जमीन चली गई आज से। पैसे 200 रुपए तो क्या 200 रुपए महीने भर भी नहीं चले होंगे, खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस समय पे जो महंगाई थी वो भी कम थी, पैसे की कीमत भी कम थी, लेकिन 200 रुपए उस समय भी बहुत कम थे। 200 रुपए ऐसा नहीं कि कीमत नहीं थी, लेकिन 200 रुपए उस समय बहुत कम थे। एक तरह से कहते थे कि पानी के भाव छुड़ा ली गए। जैसे आज से अपन कहते हैं कि यार ये करोड़ों की जमीन 1-8 लाख रुपए बीघे में छिना ली है। लगभग उसका 10% 1-2% मिली, क्योंकि इमरजेंसी का समय था, ज्यादा सवाल कर नहीं सकते थे, और सरकार कांग्रेस की थी और उन लोगों का ही था, उन लोगों ने उनकी जमीन बचा ली, लेकिन बाकी जमीन पूरी भेंट चढ़ा दी। तो दोषी तो है ना। पिछले साल लैंड पुलिंग स्कीम का भी विरोध 2021 में प्रदीप जी चौधरी के द्वारा किया गया। इसमें जैसे मैं पढ़ रहा था, तो पहली बात तो इस स्कीम को कमलनाथ सरकार लेकर आई थी, और उसमें कुछ अच्छी चीजें ये भी है कि जो
कृषक है, जो किसान परिवार है, वो उद्योग में भागीदार बन सकता है। मतलब ये 200 रुपए वाली स्थिति तो नहीं रहेगी लगभग उसके अंदर। वो एक जैसे तरह से इसको कह सकते थे कि वो योजना जो है वो अपन जैसे कॉलोनी काटते हैं तो शेयरिंग वाली थी, लेकिन हम सब किसानों ने मिलकर उसका विरोध किया था और हमने हमारी मांग राजमाता जी को रखी थी। राजमाता जी ने हमारी बात को माना, हम सब किसानों की बात को। मैंने कई दौर की बैठकें राजमाता जी के साथ हर किसान की करवाई। उन्होंने सीएम साहब से जाके बात की कि मेरे क्षेत्र के किसान नहीं चाहते योजना। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में पहला ऐसा देवास है जहां से लैंड पूलिंग की योजना सबसे पहले हटी थी। नहीं तो जहाँ लैंड पूलिंग की योजना लागू हो जाती है वो कभी हटती नहीं है। लेकिन मैं राजमाता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी कोई मांग लेके गए, उन्होंने अच्छे से उनको कन्विंस किया कि ये योजना, उन्होंने सीएम साहब से बात की, सरकार से बात की और हर समय किसानों के लिए मदद के लिए खड़ी रही और उन्होंने इस योजना को यहाँ से हटाया। उसके बाद हार्ट पेपिलियम से बैठी, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं देवास से हुई और हम खुश है कि राजमाता जी ने हमारी बात को स्वीकार किया और इस योजना को हटाया। और इसीलिए सारे किसान, इस क्षेत्र के सारे किसान राजमाता जी को ही मत करेंगे, अपना वोट देंगे और सारी जनता उनसे खुश है। इसके पीछे ये तो मतलब नहीं माना जाएगा कि प्रदीप चौधरी के द्वारा जो आंदोलन हुआ उस वजह से लैंड, कौन सा आंदोलन किया प्रदीप चौधरी का? एक आंदोलन बता दो किया। आंदोलन मैंने किया, सबसे पहले शुरुआत सबसे पहले मैंने की इस आंदोलन की कि हम हमारी 1 इंच भी जमीन हम किसी को नहीं देंगे। आप चाहे तो उन्होंने भी करा था, ठीक है। आप प्रेस, मैं कह रहा ना कि उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मीडिया बुलाते हैं वो और मीडिया में अपनी बात रखते हैं, जमीन पर अपनी बात नहीं रखते वो। लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो हम सब किसानों को साथ लेके काम करते हैं और हमारा आंदोलन प्रभावी रूप से, आप आंदोलन से कोई चीज नहीं हटती ये भी बता दूं, लेकिन आपने इतने आंदोलन किए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपने इतने आंदोलन किए, आपको कोई में भी सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन हमने जो भी आंदोलन किया उसमें हर आंदोलन में हमको सफलता मिली, चाहे लैंड पूलिंग हो, चाहे टोल टैक्स वाला मामला हो, चाहे कोई अन्य साधन हो, चाहे नगर निगम में भी। आप मेरा 7 साल का इतिहास उठा के देख लोगे, मैंने जो आंदोलन किए सारे आंदोलन मेरे सफल रहे और उसमें जनता को ही लाभ हुआ है। चाहे मुझे नुकसान हुआ हो लेकिन जनता को उसमें लाभ हुआ है। कई बार 2-3 बार मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई, FIR भी हुई, लेकिन मैं जनता के हित के लिए हमेशा लड़ा हूँ और जनता का मैंने भला किया। जैसे कि आपने बताया कि उनका मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऐसे में आप, क्योंकि वार्ड क्रमांक 42 में भी आपको शायद हार इसीलिए हुई कि उनका मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा तगड़ा था, वो अपनी बात को जैसे भी जनता तक पहुंचा पाए या आपने जैसे बोला कि भ्रमित कर पाए। झूठ तो बोलने में माहिर है वो। तो ऐसा आपके साथ अभी चुनाव में भी तो हो सकता है, इसके लिए हम तो क्या, हम काम करने वाले लोग हैं और हम हमारी बात सत्य के साथ रखते हैं, लेकिन हमें झूठ फैलाना नहीं आता। अब वो कांग्रेस की परिपाटी रही, इन लोगों की परिपाटी रही, झूठ अच्छे से बोलना आप शुरू से अच्छा है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं। नहीं तो ऐसी परिपाटी के चक्कर में आपकी सीट जा सकती है ना? नहीं, अब नहीं जाएगी ना। राजमाता जी उनसे कहीं बहुत अच्छे मीडिया मैनेजमेंट उनका भी, और ये सीट मैं आपको आज कहना चाहता हूँ इस आपके लोकल फेवर के माध्यम कि अपन 3 तारीख को बात करेंगे कि देवास के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी इस बार। राजमाता जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी इस चुनाव में और ये अपन 3 तारीख को मैं आपको वापस इंटरव्यू दूंगा। ठीक है। और इसी बात पे बोलूंगा कि देखो आप मेरी बात को आप तो जो आपको नेशनल न्यूज जो सर्वे दिखाते हैं उसमें आपको राज्य की सरकारें के बारे में बताते हैं कि कौन सरकार बना रहा है, नहीं बना रहा है, लेकिन अगर आपको देवास विधानसभा के बारे में जानना है कि देवास विधानसभा में कौन प्रत्याशी जीतने वाला है, तो वो आज जवाब अर्जुन चौधरी ने दे दिया है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत उनकी होने वाली है। जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने लगभग 25,000 से जीते थे, फिर 2018 का इलेक्शन 30,000 से जीता, अब अर्जुन चौधरी का कहना है कि उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक मतों से इस बार 2023 का चुनाव राजमाता जी जीतने वाले हैं। तो उन्होंने अभी वादा कर दिया है कि हम 3 तारीख को फिर मिलेंगे, तो हम जरूर आपके साथ वापस 3 तारीख है उसके बाद हम बैठ के बात एक बार फिर इंटरव्यू लेंगे और जैसा भी होगा उस समय पर आपकी बात बिल्कुल हम जानेंगे। 3 तारीख को मिलेंगे और आने वाले भविष्य की 5 साल की योजनाओं पे भी चर्चा करेंगे कि हम राजमाता जी से क्या मांग करेंगे, राजमाता जी का भी क्या विजन रहेगा और अपन राजमाता जी के साथ बैठ के बिल्कुल। अच्छा, कभी वहाँ पर आपने प्रदर्शन किया, कभी काम नहीं हुआ तो? कई बार मैं नाराज हुआ, मैं नाराज होता हूँ, लेकिन एक अच्छा नेता जो होता है ना वो उसको कंट्रोल करता है। मतलब मेरे आंदोलन, मैं पहले बहुत आंदोलन करता था लेकिन मेरे आंदोलन कम क्यों? क्योंकि मुझे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई चीज को बोलने जाता था, राजमाता जी उसको सहर्ष स्वीकार करते थे और वो काम होते थे।
मतलब कई मामलों में मुझे 90% केसेस ऐसे होने लगे कि मुझे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं फोन करता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का काम हो जाता है, क्योंकि सरकार भी है, काम भी होते हैं। तो मतलब और हमारे राजमाता जी बहुत सुलझी हुई नेता है। मतलब एक आप इसको कह लें कि आप कोरोना काल की बात करते हो, कोरोना काल में आप चाहे तो मेरी कॉल डिटेल निकाल लो, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब राजमाता जी के दिन में 2 या 3 बार फोन नहीं आए होंगे। और यहाँ तक तो ठीक, मैं कभी मास्क पहनना भूल जाता था तो मुझे रोज डांट पड़ती थी उनकी कि अर्जुन तुमने आज मास्क नहीं पहना, तुम सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मास्क पहन के करो, अपने घर की भी चिंता करो, अपने भी चिंता करो। एक माँ की तरह अपने मतलब पूरे देवास की वो ख्याल रखती थी। और एक बात, उनके पास किसी का भी मैसेज आता था वो तुरंत मुझे करते थे कि इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोगों ने पूरा क्षेत्र बांट लिया था कि इस 5 वार्ड में ये देखेगा, 5 वार्ड में देखेगा। तो अगर किसी का भी उनके पास फोन आता था, उनका फोन या मैसेज हमारे पास आता था, जैसे हमारे क्षेत्र का कोई होता, तुरंत हमारे पास नाम नंबर आ जाता था कि इनको ये जरूरत है, आप लोग तुरंत उपलब्ध कराओ। तो हम लोग तुरंत 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर उनको वो व्यवस्था उपलब्ध कराते थे, चाहे दवाई गोली हो, चाहे राशन हो, चाहे अन्य सामग्री हो, हम उनको उपलब्ध कराते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लोकल फीवर को समय दिया और आपके आने वाले विजन को लेकर आपने जो अपनी बातें रखी है हम जनता तक पहुंचाएंगे आपके विजन को, इसके लिए धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।